हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंदा भारद्वाज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिकांक के बारे में, जो कि कोशिका का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट और हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोशिकांक के बारे में। तो कोशिकांक में सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर दिया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो है, यह प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। यानी कि जितनी भी कोशिकाएं पाती हैं उनके सभी के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होती है, जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को भी नियंत्रित करती है। और यह अत्यंत पतली होती है, लचीली भी होती है और अर्धपारगम्य होती है, यानी कि आधा थोड़ा अर्धपारगम्य होती है। और इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, बिना इसके देखना असंभव होता है। और इसका निर्माण जो होता है वह प्रोटीन से होता है, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा से होता है, यानी इसकी परतों से, प्रोटीन और वसा की परतों से कह सकते हैं। और इसमें 60 से 80% जो 60 से 80% प्रोटीन होती है और 20 से 40% वसा होता है। और लगभग 5% जो है, 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह क्या करती है, कोशिका में आने व बाहर जाने के जो पदार्थ हैं उसको नियंत्रित करती है। यानी कि कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। इसके बाद देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, तो देखेंगे कोशिका भित्ति। हम जानते हैं केवल क्या होता है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ पादपों में, यानी कि पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, सिर्फ पादपों में पाई जाती है। और पौधों की कोशिका में श्लेष में झिल्ली होती है, एक परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है, यानी सबसे बाहरी परत कह सकते हैं कोशिका भित्ति है। कोशिका झिल्ली के, मान लो ये जो कोशिका झिल्ली है, तो इसके बाहर की एक और परत होती है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। और इसके अंदर वाला भाग होगा कोशिका झिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कोशिका झिल्ली से जो बाहर की ओर एक परत होती है उसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। और यह बहुत ही मजबूत होती है, दृढ़ संरचना होती है इसकी, बहुत ही मजबूत होती है, जो क्या करती है, कोशिका को प्रोटेक्ट करती है, कोशिका की रक्षा करती है। ठीक, अच्छा इसका कार्य भी ही देख लेते हैं, कार्य क्या करती है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो कार्य में हम जानेंगे क्या क्या करती है, कोशिकाओं को सूखने से बचाती है, कोशिकाओं को सूखने से बचाती है और रोगाणुओं को कोशिका में जाने से रोकती है। और यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत जो है खड़े रहने में सहायता करती है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा है केंद्रक। केंद्र देखेंगे, केंद्रक जो होता है यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसकी जो खोज की थी सन 1831 में, सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 ईस्वी में। और एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इन्होंने बताया था कि एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। और जो समान रूप से क्या होता है, मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में कभी कभी यह परिध की ओर भी होता है, यानी किनारे पर भी हो सकता है, और लेकिन ज़्यादातर सामान्य रूप से मध्य में होता है। इसका मुख्य कार्य है वृद्धि करना और विभाजन करना। जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यह पूरी कोशिका पर नियंत्रण भी रखता है, जिस तरह माइंड जो हमारा होता है पूरे बॉडी को नियंत्रित रखता है, उसी प्रकार केंद्रक भी कोशिका को नियंत्रित रखता है। अब अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित प्रोटोप्लाज्मा को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो उपस्थित द्रव होता है उसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आता है, यह अंग श्वसन क्रिया में क्या करता है, भाग लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा और संचित भी करता है। और ये बना किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्रीक भाषा, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है माइटो, माइटो जिसका मतलब होता है धागा, और जो दूसरा शब्द है कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं कड़। धागा को एक और भी चीज़ बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, सूत्र भी बोल सकते हैं। अब इन सब का जो अर्थ होता है वह होता है कड़िका में धागे नुमा संरचना, कड़िका में धागे नुमा संरचना, इसका अर्थ होता है कड़िका में धागे नुमा संरचना, और इसलिए इसे सूत्र कड़िका भी कहते हैं। और इसकी जो है खोजा किसने था, सर्वप्रथम जो है इसकी खोज की थी इन्होंने 1880 में, माइटोकॉन्ड्रिया की 1880 में की थी कोलिकर ने, कोलिकर ने की थी। और उन्होंने देखा था कीटों की पेशियों में देखा था, कीटों की पेशियों में देखा था। फ्लेमिंग ने इस चीज़ को जो है, फ्लेमिंग ने इसे फाइला, साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला और अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा था, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। और अंत में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया। अंत में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया, नाम दिया इनको। ठीक, और देखते हैं इसे और क्या करती है, या ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है और संचित भी करती है, स्टोर रखने का भी काम करती है ऊर्जा का। और इसे कोशिका का ऊर्जागृह और पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक, और इसकी जो संख्या होती है कोशिका में वह 50 से 50,000 तक होती है। ठीक, और इसीलिए जो है इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, हरित लवक है इसके बाद। तो हरित लवक जिसको, जो कि लवक का ही एक भाग है। लवक के प्रकार में 3 प्रकार का होता है लवक रंग के आधार पर, जिसमें से पहला आपका हरित लवक भी है और दूसरा होता है वर्णी लवक, अवर्णी लवक। थोड़ा जान लेंगे लवक के बारे में। सबसे पहले लवक क्या होता है, लवक को बोलते हैं अंग्रेजी में प्लास्टिड, जिसको कहते हैं। और इस लवक की जो खोज की थी हेकल ने की थी, लवक की खोज हेकल ने की थी, हेकल ने लवक की खोज की थी। इसके बाद प्लास्टिड शब्द का जो प्रयोग किया था सन 1885 में, सन 1885 ईस्वी में प्लास्टिड शब्द का प्रयोग जो है एफ.डब्ल्यू. शिम्पर ने किया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं हरित लवक के बारे में। प्लास्टिक को जो है इसको रंग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था, यानी लवक को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला है हरित लवक। तो हरित लवक का काम क्या है, ये हरे रंग का होता है। पहली बार इसमें हरे रंग के लवक पाए जाते हैं, और इसकी खोज बता भी थी, इसकी खोज जो है शिम्पर ने की थी। और ये पौधों में जो पौधे हैं उनके हरे रंग के कारण जो है इसी कारण जो है पौधे का रंग जो है हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। और यह जो है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, यानी हरित लवक जो है यानी क्लोरोफिल कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब अगला है सेंट्रोसोम। देख लेते हैं सेंट्रोसोम, यह कहाँ होता है, यह केंद्रक के पास पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है
केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। यानी जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है रिक्तिका। रिक्तिका देखते हैं। रिक्तिका जो है पौधों और जंतु दोनों की कोशिका में पाई जाती है। रिक्तिका पौधों और जंतु दोनों की कोशिका में पाई जाती है, परंतु पौधों में रिक्तिका बड़ी एवं मध्य होती है तथा जंतु कोशिका में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती है। अब इनका काम देखते हैं। इनका कार्य जो होता है भोजन, पानी एवं अन्य पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन करना है। ठीक। इसके बाद है गालजिका। गालजिका देख लेते हैं। गालजी क्या करता है? यह पदार्थों का संश्लेषण करता है। पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण करना और उसका प्रमुख कार्य है यही। ठीक है। तो जो गालजिका है इसकी जो खोज की थी सन 1898 में, जो खोज की थी 1898 में कैमलो गालजी ने की थी। कैमलो गालजी ने उसकी खोज की थी 1898 में कैमलो गालजी ने की थी। कैमलो गालजी, इन्हीं के नाम पे गालजी का है, नाम भी पड़ा है। कैमलो गालजी ने की थी। ठीक। इसका जो काम है पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण करना, यह इनका मुख्य काम है। इसके बाद है लाइसोसोम के बाद। लाइसोसोम यह एक अंग्रेजी शब्द है। इसको हिंदी में बोलते हैं लयनकाय। हिंदी में लयनकाय, हिंदी में इसको लयनकाय बोलते हैं। और यह जो लयनकाय शब्द है, लयनकाय शब्द ग्रीक भाषा में, लयनकाय शब्द ग्रीक भाषा में लाइसो शब्द का अर्थ पाचक, लाइसो शब्द का अर्थ जो होता है पाचक होता है तथा सोम शब्द का अर्थ होता है काय। ठीक। जो लयनकाय है, लयनकाय को ग्रीक भाषा में लाइसो प्लस सोम, जिसका लाइसो का अर्थ होता है पाचक तथा सोम का अर्थ होता है काय। और इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज सन 1955, इसकी खोज 1955 में C.D. डुबे ने की थी। इसकी खोज सन 1955 में C.D. डुबे ने की थी। ठीक। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे और इनका काम क्या है लाइसोसोम का। यह कोशिका में आने वाले पदार्थों का पाचन का कार्य करती है। यानी कोशिका में जो पदार्थ आते हैं उसको पचाने का काम करती है लाइसोसोम। अब है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होती है। यानी जो सजीव कोशिका है, सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होती है राइबोसोम। और इसका जो मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और राइबोसोम की जो खोज हुई थी 1950 में, इसकी खोज 1950 में हुई थी। 50 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक रोमानिया के जीव वैज्ञानिक थे जॉर्ज पेलेड ने की थी। 1950 में रोमानिया के जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज पेलेड, इन्होंने जो है राइबोसोम की खोज की थी। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था और इसके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और राइबोसोम जो नाम पड़ा, राइबोसोम नाम जो है 1958 में
वैज्ञानिक रिचर्ड रॉबर्ट्स ने जो है रिचर्ड रॉबर्ट्स 1958 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने जो है राइबोसोम जो है नाम दिया था। इसके आगे देखते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या होती है, तो देखते हैं। अंतःप्रद्रव्ययी जो जालिका है और यह जो नाम था, यह नाम दिया था पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्ययी जालिका का नाम दिया था। और इसके बारे में देख लेते हैं, यह किससे बनी होती है। यह झिल्लियों की यानी कोशिका झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। इसे हम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी है? केंद्रक से जुड़ी होती है। और केंद्रक में क्या होती है? मुक्त रूप से पाई जाती है। और यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव के बीच में क्या करती है? संबंध बनाती है, उनके बीच में संबंध स्थापित करती है। और यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करने में यह सहायता करती है। अब देखते हैं जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। तो जंतु और पादप कोशिका में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति सबसे पहला अंतर कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है लवक, जिसमें लवक जो होता है, लवक जिसमें हरित लवक पहला प्रकार है, ऊपर पढ़े हैं हरित लवक। ये सिर्फ पादपों में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, जिसके कारण वे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जो तीसरा होता है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, रिक्तिका छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही है। अब इसके आगे क्लास हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।